नमस्कार प्यारे साथियों। आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग लुसेंट जीएस से कवर कर रहे हैं। इससे पहले यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये जो टॉपिक था इसे पूरा करा दिए हैं। चलिए आज इससे आगे बढ़ते हैं। बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, ये सब लुसेंट जीएस से करा रहे हैं, ठीक है। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। इसके अधीन तब मुगल साम्राज्य के अधीन आने वाले में बंगाल जो था क्या था, तो सर्वाधिक संपन्न राज्य था। आगे जो पॉइंट दे रहा है, मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र शासक था। ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। इस समय क्या होता है ना कि 1717 के समय में मुगल सम्राट कौन था, तो फारुखसियर था, ठीक है। इसे किसे, तो मुर्शिद कुली खां को बंगाल का गवर्नर या सूबेदार जो भी कहिए, ये नियुक्त किया था। और मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद उसका जो दामाद होता है, उसका नाम था सुजाउद्दीन, ठीक है। तो वो जाकर के बंगाल का सूबेदार बनता है। और उसको किसके द्वारा मान्यता दिया गया था, तो मोहम्मद सारंगीला के द्वारा उसको मान्यता दिया गया था। मुर्शिद कुली खां यहाँ से एक प्रश्न पूछता है कि मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्या पूछेगा, तो मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर, तो यही हो जाएगा मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया। कहाँ ले गया, तो ढाका से कहाँ ले गया, तो मुर्शिदाबाद ले गया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाएगा कि ये जो मुर्शिदाबाद है ये किस नदी के तट पर है, तो याद रखिएगा ये भागीरथी नदी के तट पर है, ठीक है। इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ किया, तो किसके द्वारा, तो इजारेदारी प्रथा जो है ये मुर्शिद कुली खां के द्वारा प्रारंभ किया गया। तथा कृषकों को तकाबी, यानी कि तकाबी जो ऋण होता है, खेती के लिए जो अग्रिम जो कर्ज दिया जाता था उसी को तकाबी ऋण कहा जाता था, या प्रदान किया जाता था। तो किसके द्वारा, तो मुर्शिद कुली खां के द्वारा प्रदान किया जाता था। इसका उत्तराधिकारी, इसका दामाद जो हुआ सुजाउद्दीन हुआ। जो बताए हैं ना कि मोहम्मद सारंगीला द्वारा इसे क्या, तो बंगाल का गवर्नर इसको मान्यता प्रदान किया गया। 1740 में गिरिया के युद्ध में सरफराज को मार करके बिहार के सर सूबेदार जो था अलवर्दी खां, ये नाम याद है, इंपॉर्टेंट रखिएगा। इसने क्या किया था, यूरोपियन की तुलना मधुमक्खियों से किया था, अंग्रेजों की तुलना, ठीक है। तो 1740 ईस्वी के गिरिया के युद्ध में सरफराज को मार करके, किस युद्ध में, तो गिरिया का युद्ध, कभी कभी पूछ दिया जाता है, इसका टाइम याद रखिएगा, 1740 ईस्वी में सरफराज को मार करके अलवर्दी खां बंगाल का क्या हुआ, तो ये नवाब बना। इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। क्या हुआ ना कि मुगल को राजस्व जो देता था ये बंद कर दिया। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। तो बंगाल को भारत का स्वर्ग किसके समय कहा जाने लगा, तो अलवर्दी खां के समय कहा जाने लगा। इसका जो उत्तराधिकारी हुआ, इसका जो दामाद था क्या हुआ, तो सिराजुद्दौला हुआ। 20 जून 1756 को काल कोठरी की जो त्रासदी होता है, यानी कि ब्लैक होल ट्रेजेडी नामक घटना घटी। इस घटना का रचयिता, अच्छा पहले इससे पहले जो बॉक्स में जो दिया गया है बंगाल के नवाब, उसको देख लीजिए, ठीक है। तो मुर्शिद कुली खां, ये मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर, ठीक है। मुर्शिद कुली खां 1713 से 27 तक इसका टाइम पीरियड था। इसके मृत्यु के बाद इसका जो दामाद था, बताया था, तो सुजाउद्दीन 1727 से लेकर के 39 तक, 40 में जो देखे थे गिरिया का युद्ध, इसमें इसके बाद सरफराज आया, तो ये 39 से 40 ये गिरिया के युद्ध में ये मारा गया। 1 साल इसका टाइम पीरियड रहा। उसके बाद अलवर्दी खां 1740 से 1756 तक। उसके बाद सिराजुद्दौला, जो प्लासी का युद्ध कल के क्लास में बताए हुए थे, सिराजुद्दौला हुआ जो 1756 से 57 तक रहा। प्लासी के युद्ध के बाद ये मारा गया। उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेज मीर जाफर को बना दिया, ठीक है। ये सिराजुद्दौला के साथ ये धोखा दिया था कौन, तो मीर जाफर, इसको नवाब बना दिया गया। मीर जाफर के बाद मीर कासिम को बनाया गया। यह काफ़ी महत्वाकांक्षी था, ये अंग्रेजों पर, ये काफ़ी कट्टर अंग्रेजों का विरोधी था ये मीर कासिम, ठीक है। उसके बाद मीर कासिम को हटा दिया गया, फिर मीर जाफर को बनाया गया 1763 से 65 तक। उसके बाद में निज़ाम उद्दौला, उसके बाद में उद्दौला उद्दौला उद्दौला, तीनों उद्दौला आता है। तो इसमें निज़ाम उद्दौला, सैफुद्दौला और मुबारक उद्दौला, ठीक है। तो अंतिम जो मुबारक उद्दौला 1770 से लेकर के 75 तक, ये याद रखिएगा। ये 20 जून 1756 को, ये डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये काल कोठरी की जो घटना घटा हुआ था, इसका रचयिता था कौन, जेब द हॉलवेल के अनुसार नवाब जो था उस समय बंगाल का नवाब
सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 जो अंग्रेज था इसको क्या किया, एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। अगली सुबह इसमें से 146 में से 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे। ऐसा किसके द्वारा कहा गया, तो ये हॉलवेल के द्वारा कहा गया है, ठीक है। और इसी का परिणाम क्या हुआ कि बाद में प्लासी का युद्ध हमें देखने को मिला। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी, ये डेट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, पूछा जाता है। तो याद होना चाहिए कब, पूरा 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला हुआ इसके बीच हुआ। इसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी, यानी कि मीर जाफर जो था इसको धोखा दे दिया, किसको, तो सिराजुद्दौला का धोखा दे दिया, ठीक है, और अंग्रेज से जा मिला। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि इसमें अंग्रेज का जीत हुआ और सिराजुद्दौला मारा गया, और अंग्रेज ने मीर जाफर को बंगाल का क्या किया कि नवाब बना दिया। प्लासी की लड़ाई में मोहन लाल और मीर मदान, ये दो नाम ऐसे हैं जो याद रखिएगा, ठीक है। ये किसका, तो सिराजुद्दौला का, ये काफ़ी सहयोगी था, यानी कि वफादार रहा। और मीर मदान लड़ते हुए मारा गया। प्लासी भागीरथी नदी के किनारे है, ये पीछे भी देखे हैं, ये कहाँ है, तो भागीरथी नदी के किनारे है। क्लाइव के हाथों की कठपुतली, यानी कि कठपुतली जो था कौन था, तो मीर जाफर ही था, जो क्लाइव के हाथों का कठपुतली था। अंग्रेजों ने 1770 ईस्वी में हटा करके इसके दामाद मीर कासिम को, यानी कि मीर जाफर का दामाद था कौन, तो मीर कासिम को क्या किया, तो बंगाल का नवाब बनाया, ठीक है। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया, तो मुंगेर ले गया। इसको मुगदलपुर भी कहाँ कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो मुगदलपुर या मुंगेर जो भी रहे, तो मुर्शिदाबाद से ये मुंगेर ले गया, पूछा जाता है इस क्वेश्चन को, ठीक है। राजधानी का अगर क्रम देखा जाए तो पहले ढाका या बंगाल से ढाका आया, ठीक है, उसके बाद में मुर्शिदाबाद आया और इसके बाद में मुंगेर आ गया। बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में, ठीक है, अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच, इसमें मीर कासिम, अंग्रेजों और मीर कासिम, इसमें तीनों मतलब कि तीन अलग अलग, एक तो मीर कासिम हो गया जो बंगाल का नवाब हो गया, ठीक है, और अवध का नवाब शुजाउद्दौला, याद रखिएगा। उसके बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ, इस तीनों का हार हो गया, ठीक है। और अंग्रेज इसमें विजयी हुए। इस युद्ध में अंग्रेजी सेनापति का जो नेतृत्व करता था हेक्टर मुनरो था। इसी युद्ध ने अंग्रेजों का भारत में जो प्रभुत्व था ये स्थापित कर दिया, ठीक है। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है, इस युद्ध में अंग्रेजी सेनापति का अगर नेतृत्व पूछा जाए तो हेक्टर मुनरो। लेकिन अगर प्रथम अगर पूछा जाए, देखिए जिसमें सर्वाधिक निर्णायक जो सिद्ध हुआ, अगर वो क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो उसमें याद रखिएगा बक्सर का युद्ध। लेकिन ऐसे में पूछा जाए कि जिसका नींव पड़ा प्रथम बार अगर देखा जाए तो जो प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसी से पड़ गया था, ठीक है। लेकिन निर्णायक कौन साबित हुआ, तो बक्सर का युद्ध, क्योंकि इसमें तीन जो महान शक्तिशाली जो थे वो तीनों इसमें उसको हार का सामना करना पड़ा, ठीक है। इसमें पूछा जाता है तो इसमें याद रखिएगा कौन, तो एक देखिए बंगाल का हो गया, ठीक है, तो मीर कासिम, ठीक है। उसके बाद में अवध का शुजाउद्दौला, दो हो गया। उसके बाद जो खुद जो मुगल सेनापति थे कौन, तो शाह आलम द्वितीय, इस तीनों की संयुक्त क्या हुआ, तो हार हो गया। इसी के परिणाम स्वरूप बाद में क्या हुआ ना कि इलाहाबाद की दो संधि हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो अंग्रेजों के मैसूर से संबंध है। अब आगे जो इसमें इतना ही दिया हुआ है तो रहने देते हैं, इसमें ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताते हैं, ठीक है। अब आगे जो मिलेगा इसमें जो होगा उसको बताएंगे, ठीक है। तो अंग्रेजों के मैसूर से संबंध, इसको सबको देखने के बाद, सुनने के बाद एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा, लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। तो 1761 में हैदर अली कहाँ का, तो मैसूर का शासक बना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 1761 में ये हैदर अली मैसूर का शासक बना। हैदर अली की मृत्यु, अगर इसका अगर देखा जाए कि तो मृत्यु अगर पूछा जाता है तो याद रखिएगा कब हो गया, तो द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था इसके दौरान इसका हो गया, कब, तो 1782 में, द्वितीय यानी कि 8-2, 8 यहाँ 2 याद रखिएगा, 82 यहाँ 2 आ रहा है ना, तो द्वितीय में 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान इसका मृत्यु हो गया। और इसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी बना, यानी कि इस युद्ध को जो संभाला कौन, तो टीपू सुल्तान हुआ। 1787 में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण किया, यानी कि टीपू ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया, तो श्रीरंगपट्टनम में बनाया, और वहीं पर क्या किया कि यह बादशाह की उपाधि धारण किया, ठीक है। इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि स्वतंत्रता का वृक्ष और जैकोबिन क्लब का जो सदस्य बना ये कहाँ, तो ये कहाँ लगवाया था, तो ये राजधानी श्रीरंगपट्टनम में, ठीक है। ये किसके सहयोग से, मतलब ये याद रखिएगा फ्रांस के सहयोग से, ठीक है। प्रमुख युद्ध जो हुआ अंग्रेज और जो मैसूर के बीच जो युद्ध हुआ था, तो प्रथम आंग्ल में 4 ऐसे में हुआ था, ठीक है, जिसमें चौथे में क्या हुआ था कि 1799 में टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हुआ था। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर के 69 ईस्वी में हुआ, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध इस समय 1780 से लेकर के 84 तक हुआ,
इसमें वारेन हेस्टिंगस याद रखिएगा, पूछा जाता है। तो द्वितीय युद्ध में कौन मारा गया था? तो हैदर अली मारा गया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर के 92 ईस्वी तक हुआ। इस समय जो गवर्नर जनरल था कौन था? तो कॉर्नवालिस था। और चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799 में लॉर्ड विलेजली के समय में हुआ था। इस युद्ध में मराठा, हैदराबाद और निजाम और अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। यानी कि मराठा भी, देखिए इसमें मराठा भी, अगर कभी कभी इसमें डाउट हो जाता है, क्वेश्चन दे दिया जाता है कि क्या मराठा संयुक्त रूप से इसमें शामिल थे, अंग्रेजों का साथ दे रहे थे? ठीक है, तो हाँ दे रहे थे। तो मराठा, हैदराबाद के निजाम और अंग्रेजी की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ क्या हुआ, ये लड़ रही थी। टीपू की मृत्यु, श्रीरंगपट्टनम की जो आखिरी युद्ध यानी कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, इसमें 1799 में इसका मृत्यु हो गया। ठीक है, टीपू को शेर ए मैसूर कहा जाता है। तो शेर ए मैसूर की उपाधि किसे दिया गया था? तो टीपू सुल्तान को दिया गया था। इसी में वीरगति को प्राप्त होने के बाद वेलेस्ली ने क्या कहा था कि पूर्व का साम्राज्य अब हमारे कदमों में है। ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू की वीरगति के बाद वेलेस्ली के द्वारा यह शब्द कहा गया था। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर होती है। किसका तस्वीर है? तो शेर की तस्वीर है। ठीक है, और ये जो देखे हैं जो चार जो मैसूर युद्ध हुआ था, आंग्ल मैसूर युद्ध, इसका समाप्ति जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय हुआ, ये किस संधि के द्वारा हुआ, यह पूछा जाता है। तो इसमें एक ट्रिक है, याद रखिएगा, MMS। ठीक है, MMS। ठीक है, तो ये मद्रास हो गया। और देखिए कम अक्षर पहले मद्रास, उसके बाद में मैंगलोर, उसके बाद में श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा ये सब समाप्त हुआ। ये सब क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इसका मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में ये हुआ था। ठीक है, द्वितीय 1784 में हुआ, मैंगलोर की संधि के तहत ये युद्ध की समाप्ति हुआ। और तृतीय जो हुआ श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुआ। इसमें टीपू सुल्तान को काफ़ी अपमानजनक संधि करना पड़ा हुआ था। ठीक है, सिख और अंग्रेज, ये आगे जो टॉपिक है, बस इसमें इस टॉपिक तक इतना ही था। आगे जो टॉपिक है सिख और अंग्रेज। ठीक है, सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक, जो प्रथम गुरु हुए, उसको है। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए, यानी कि गुरु नानक के जो अनुयायी था ये सिख कहलाए। ठीक है, गुरु नानक का अगर जन्म अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा कब? तो 15 अप्रैल। ठीक है, 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को ननकानाबाद जो पाकिस्तान में पड़ता है वहाँ इसका जन्म हुआ था। ठीक है, इनका जन्म हुआ था। ये बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। किसके बारे में कहा जा रहा है? तो गुरु नानक के बारे में कहा जा रहा है कि किसके ये समकालीन थे? बादशाह जो बाबर है और हुमायूं के ये समकालीन थे। 1496 ईस्वी को कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का अभ्यास हुआ। अब भाई मतलब कि आभास हुआ, अभ्यास नहीं, आभास हुआ, मतलब कि महसूस हुआ। ठीक है, तो ये कब? तो 1496 के कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया। तो लंगर किसके द्वारा? तो गुरु नानक के द्वारा यह प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें अनेक स्थानों पर संगत मतलब कि धर्मशाला और पंगत लंगर स्थापित किए गए। एक सेकेंड, यहाँ नहीं है, इधर है। वेट, हाँ चलिए देखिए, संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया। संगत और पंगत क्या हुआ कि एक संस्था का कार्य किया, जहाँ पर वे प्रतिदिन क्या होते थे कि ये मिलते थे। गुरु नानक की 1538 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई। यहाँ डाउट है, कभी कभी अगर देखा जाए गूगल वूगल पर अगर सर्च कीजिएगा तो 1539 में दिया जाता है, 22 सितंबर 1539। ठीक है, 22 सितंबर कब? तो 1539 ईस्वी। करतारपुर जो पाकिस्तान में पड़ता है, अभी वर्तमान पाकिस्तान में है, तो वहाँ इसका मृत्यु हो गया। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। देखिए अब गुरु के बारे में जो पढ़ रहे हैं तो इसमें एक ट्रिक याद रखिए, GAARA, एक नाम यहाँ तक ये। ठीक है, ये 5 जो है इसको याद रखिए, GAARA, गारा ऐसे में याद रख सकते हैं। ठीक है, सिख के बारे में यहाँ जो देख रहे हैं इसमें एक याद रखिए गारा। इसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ देखिए, जी से गुरु नानक, ए से अंगद, ए से अमरदास, ठीक है, आर से रामदास, ए से अर्जुन देव। तो ये क्रम कभी कभी पूछ दिया जाता है तो याद रहेगा, तो क्रम यहाँ गलती नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में जो आता है छठा से याद रखिएगा, HHH, ट्रिपल H, उसके बाद में तेग बहादुर और उसके बाद में गुरु गोविंद सिंह। तो 10 जो गुरु हुए इनका ये नाम है। तो 11 HH, ट्रिपल H, TG करके इसको याद रख सकते हैं। मैं तो ऐसे ही याद रखा हूँ। ठीक है, गुरु नानक की 1538 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई। 1539-38 जो भी रहे देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा डाउट है हमें। तो 1539 में करतारपुर में इनका क्या हो गया कि मृत्यु हो गई। सेकेंड जो बने गुरु अंगद हुए, सिख के दूसरे गुरु थे। इनका प्रारंभिक नाम लहना था।
ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम जो था ये क्या था, तो क्या था, तो लहना था। ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने गुरु द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाया। देखिए, लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया गया, किसके द्वारा, तो गुरु अंगद के द्वारा। गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ गुरु अंगद ने किया। ठीक है, तो यहाँ गुरु अंगद से हमें क्या याद रखना है, तो गुरु अंगद से याद रखिए इसका प्रारंभिक नाम जो हो गया ये लहना था। बोलिए क्या था प्रारंभिक नाम, तो लहना था। ठीक है, लंगर को किसने अस्थायी बनाया, तो गुरु अंगद ने अस्थायी बनाया। उसके बाद अगर पूछा जाए कि गुरुमुखी लिपि के आरंभ किसके द्वारा किया गया, तो यह गुरु अंगद के द्वारा किया गया। 3 पॉइंट जो है इनके बारे में याद रख सकते हैं। ठीक है, और तीसरे गुरु जो हुए ये अमरदास हुए। ठीक है, अमरदास। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले क्या कार्य किए, मतलब कि हिंदू से अलग होने वाले जो थे ये अलग अलग कार्य किए, जिसमें इसमें क्या हुआ कि एक लवनी पद्धति है, लवन पद्धति या लवनी पद्धति कहा जाए, ये हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति है, ये सिखों के लिए है। तो इसको प्रारंभ किसके द्वारा किया गया, तो गुरु अमरदास के द्वारा किया गया। और अकबर ने अमरदास की जो पुत्री थी बीबी भानी को 500 बीघा क्या किया था कि गांव जो है ये दान दिया था। और इसके बाद जो चौथा गुरु हुए अमरदास ने ये याद रखिए, अमरदास ने 22 गढ़ियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की है, किसके द्वारा, अमरदास के द्वारा। और बीबी भानी के चौथे जो हुए, यानी कि जो अमरदास की पुत्री है क्या नाम है, तो बीबी भानी, इसके जो पति है क्या है नाम, तो इसका रामदास, ये चौथे हुए, ये सिखों के चौथे गुरु हुए। 500 बीघा जो जमीन दिया गया हुआ था अकबर के द्वारा बीबी भानी को, इसी पर क्या हुआ कि अमृतसर नामक जलाशय बनवाया गया, खुदवाया गया, किसके द्वारा, तो रामदास के द्वारा। और अमृतसर नगर की स्थापना थी, इनसे याद रख सकते हैं, अमृतसर नगर जलाशय और अमृतसर नगर, ये याद रखिएगा। ठीक है, और अर्जुन का पद सौंपा। और गुरु रामदास ने अपने तीसरे ये गुरु पद हुआ क्या हुआ कि ये पैतृक बना दिए, तो इनका नाम 4 जो है ये रामदास से याद रख सकते हैं कि अमृतसर नगर की स्थापना, अमृतसर जलाशय, ठीक है, और गुरु का पद जो है ये पैतृक बना दिया गया, किसके द्वारा, तो रामदास के द्वारा। 5वां जो है गुरु अर्जुन दास, गुरु अर्जुन दास नहीं है, गुरु अर्जुन देव आता है। ठीक है, तो सिखों के 5वें गुरु हुए। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आदि ग्रंथ की रचना किसके द्वारा किया गया, तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया। इसने गुरु नानक की प्रेरणाप्रद इसमें प्रार्थनाएं, मतलब कि गुरु नानक की इसमें प्रार्थना है, गीतों का इसमें संकलन है। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो इसमें कबीर का, नामदेव का, रैदास का भी इसमें क्या है कि रचना इसमें सम्मिलित है आदि ग्रंथ में। तो यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट है, जो नोट में दिया गया है ये भी इंपॉर्टेंट है। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमिंदर साहब का निर्माण करवाया। कौन, तो गुरु अर्जुन देव, मतलब कि हरमिंदर साहब जो मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो अमृतसर जो जलाशय के मध्य में करवाया गया, गुरु अर्जुन देव के द्वारा करवाया गया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को क्या हुआ कि मरवा दिया। ये खुसरो कौन था, तो शाहजहां का ही है ये खुसरो। ठीक है, इसका नाम था, तो इसको सहायता किया था, जिसके कारण क्या हुआ ना कि इसको मरवा दिया गया जहांगीर के द्वारा। सिखों के 6ठे गुरु, अब यहाँ से एच बताए थे, टीजी याद आ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए हरगोविंद आया, एच से अब हरगोविंद। ठीक है, हरगोविंद याद रखिएगा। इन्होंने सिखों का सैन्य संगठन, मतलब कि सैन्य संगठन पर हरगोविंद के द्वारा बल दिया गया। ठीक है, और अकाल तख्त या ईश्वर का सिंहासन का निर्माण किसके द्वारा, तो हरगोविंद के द्वारा करवाया गया। ये 2 तलवार बांध करके गद्दी पर बैठते थे, सही बात है। अगर ये मतलब कि सैन्य को प्रशिक्षण दिए हैं, मतलब कि इसका निर्माण करवाए हैं इसको। ठीक है, तो इसमें ये क्या होता था, 2 तलवार बांध करके गद्दी पर बैठते थे, दरबार में नगारा बजाने की व्यवस्था थी। इसने अमृतसर की क्या किया कि किलेबंदी की। आगे जो है 7वें गुरु हर राय, देखिए पहले हर गोविंद, हर राय, हर किशन, यहाँ थोड़ा मतलब कि कन्फ्यूजन होता है। तो हर गोविंद हर आ रहा है, उसके बाद में हर आ रहा है, तो हर राय, तो हर फिर र फिर और कर दीजिएगा तो राय हो जाएगा। ठीक है, तो हर राय, उसके बाद में हर गोविंद जो हो जाता है, हर किशन, सॉरी हर गोविंद तो पहले है, उसके अंदर हर राय तब हर किशन। सिखों के 8वें गुरु हर किशन, इनकी मृत्यु चेचक जो है इससे हो गया। तो ये पूछा जाता है बस कि चेचक से मृत्यु किसका हो गया, तो हर किशन का हो गया। इसको दिल्ली जाकर के गुरु का जो पद है इसके बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। और 9वें गुरु तेग बहादुर है। ठीक है, इसने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण औरंगजेब के द्वारा इसको शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया गया। 5वें और 9वें गुरु की हत्या तेग बहादुर के द्वारा करवा दिया गया था। ठीक है, सॉरी 5वां गुरु जो औरंगजेब हो गया और 9वां तेग बहादुर हो गया, इसको औरंगजेब के द्वारा इसका हत्या करवा दिया गया था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, अंतिम कौन हुए, तो गुरु गोविंद सिंह हुए। इनका जन्म 1666 ईस्वी में कटना हुआ, कहाँ हुआ, तो पटना साहिब में हुआ। ठीक है,
गुरु गोविंद सिंह ने अपने को सच्चा बादशाह कहा। सच्चा बादशाह, अगर इनसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि बहुत सा ऐसा है इनके बारे में जो हमें आगे देखने को मिलेगा। इसने सिखों के 5 ककार यानी कि केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और करा रखने की अनुमति दी। सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सी शब्द जोड़ने का, ठीक है, सी शब्द जोड़ने के लिए कहा। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब है, जो पंजाब में पड़ता है, और कार्यस्थली पावंता थी, ये पड़ता है कहाँ? ये जो पावंता पड़ता है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ये बॉर्डर पर पड़ता है, यहाँ इसका कार्यस्थली थी। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखे, तो किसके द्वारा जफरनामा? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। इसके 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में क्या किया कि चिनवा दिया। 1699 में वैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। पाहुल प्रणाली की गुरु गोविंद सिंह ने किया। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह से याद रख सकते हैं क्या था? सच्चा बादशाह, आनंदपुर साहिब पंजाब में इनका मतलब ये मतलब कि कार्यस्थल निवास स्थान था। ठीक है, ये मतलब उसके बाद में इसमें क्या था? खालसा पंथ देख सकते हैं, पाहुल प्रणाली, ये सब जो हुआ किसके द्वारा? तो ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। फिर ब्लर टाइप में आ गया है। चलिए आगे का जो पॉइंट है उसको देखिए। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया, यानी कि आदि ग्रंथ इसके अर्जुन देव के द्वारा इसका किया गया था, लेकिन इसका वर्तमान रूप गुरु गोविंद सिंह के द्वारा दिया गया। अब गुरुवाणी को ही क्या हुआ गया कि सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। गुरुवाणी ही सिख संप्रदाय का जो गुरु होगा ये गुरुवाणी हो गई है। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में नांदेड़ नामक स्थान पर गुरु खा नामक पठान ने कर दी। ठीक है, सच्चा बादशाह इसका ये बंदा बहादुर है यहाँ। इसका जन्म 1770 ईस्वी में पूंछ जिले के राजौली गांव में हुआ था। इसके बचपन का नाम जो है लक्ष्मण दास था। क्या नाम है? तो लक्ष्मण दास, याद रखिएगा। ठीक है, लक्ष्मण दास बंदा बहादुर के बचपन का नाम। ठीक है, इनके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। बंदा का उद्देश्य पंजाब के एक सिख साम्राज्य स्थापित करने का था। इसके लिए उन्होंने लोहगढ़ को राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह नाम के क्या हुआ कि सिक्के चलवाए थे, ये बंदा बहादुर के द्वारा। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की क्या कर दिया? हत्या कर दिया। मुगल बादशाह फरूख सियर के आदेश पर 1716 में बंदा बहादुर को गुरुदासपुर नागल नामक स्थान पर पकड़ करके मौत के घाट उतार दिया गया। किसके आदेश पर? तो फरूख सियर के आदेश पर। शहादरा यानी कि जो शहादरा कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है, ये दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है। कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा ने हजारों यानी कि बंदा बहादुर ने क्या किया कि हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे प्रांतों में यानी कि टुकड़ों में बट गए। 1748 में नवाब कर्पूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हुआ। ठीक है, तो 1748 में नवाब कर्पूर सिंह की पहल पर खालसा दल को जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया। ये नाम याद रखिएगा। इसका किसका नेतृत्व? तो जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया। 12 दल में ये विभाजित हो गया, बाद में इसे मिसल कहा गया। ठीक है, मिसल का अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समान होता है। रंजीत सिंह यहाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो रंजीत सिंह का जन्म गुजरावाला में 2 नवंबर 1780 को सुरचकिया मिसल के मुखिया महासी के यहाँ हुआ था। तो रंजीत सिंह का संबंध पूछा जाता है तो याद रखिए सुरचकिया मिसल, 1780 में जन्म। इसके दादा चरद सिंह 12 मिसलों में सुरचकिया मिसल का प्रमुख स्थान दिला दिया। ठीक है, 1798 से 99 में रंजीत सिंह लाहौर के शासक हुए। कब ये लाहौर के शासक बने? 25 अप्रैल 1809 में चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। रंजीत सिंह 4 राज्य में बटा था। इसका जो है सूबा जो है इसका 4 में राज्य जो है 4 सूबा में बटा था। पेशावर, कश्मीर, पेशावर हो गया, कश्मीर हो गया। ये पेशावर को 1818 में और काबुल को 1799 में सब जीत लिए हुए थे। पेशावर, कश्मीर 1819 में, मुल्तान और लाहौर ये सब हो गया। लाहौर में राजधानी बनाया गया था। रंजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन और वित्त मंत्री दीनानाथ था। अगर देखा जाए रंजीत सिंह का अगर विदेश मंत्री अगर देखा जाए तो फकीर अजीजुद्दीन और वित्त मंत्री दीनानाथ था। 7 जून 1839 को रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। ठीक है, कब इसका रंजीत सिंह के? 1839 को रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-86 में और द्वितीय जो हुआ 1848-49 में हुआ। अंग्रेजों और सिखों के मध्य जो संधि हुआ था 9 मार्च को 1846 में।
भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 में। इस संधि के तहत राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब मान लिया गया। 20 अगस्त 1847 को महारानी जो जिंदा को राजा दिलीप सिंह से अलग कर 48,000 वार्षिक पेंशन देकर के शेखपुरा भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्धों के दौरान पहली लड़ाई चिलियावाला युद्ध हुआ, जिसमें चिलियावाला युद्ध अगर देखा जाए ये 1839 ईस्वी में हुआ था, 21 फरवरी 1839 को। इसका जो सिख से नेतृत्व कर रहा था तो नेता शेर सिंह कर रहा था, और अंग्रेजी कमांडर जो गप था इसके द्वारा किया जा रहा था। ये युद्ध जो हुआ अनिर्णित रहा, इसमें किसी का हार जीत नहीं हुआ। यहाँ दे दिया था कि इसमें सिख बुरी तरह पराजित हुआ, ये गलत बात है, ठीक है। इसमें सिख पराजित नहीं हुआ, ये अनिर्णित रहा था। लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1839 को घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज में कर दिया गया। कब? तो ये 29 मार्च 1849 को महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड दे करके वार्षिक मतलब की पेंशन दे करके इंग्लैंड भेज दिया गया। और राज का जो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा था ये रानी विक्टोरिया को, महारानी विक्टोरिया को दे दिया गया, ठीक है। इसमें रंजीत सिंह ये सब बहुत है, लेकिन इसमें कम दिया गया है। फारस का शाह सूजा ये सब जो आता है ये आक्रमण करता है। खैर इसमें जो भी था ये बता दिए, इसमें जितना है लूसेंट में इसको देख लीजिए, 50-60% तो कवर हो ही जाता है, ठीक है। तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिए, कंटिन्यू वीडियो आते रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। आज यहीं तक रहने देते हैं, आगे जो है टॉपिक कंपनी का अधीन गवर्नर जनरल यहाँ से पढ़ा देंगे या देखेंगे, जो भी टॉपिक होगा उसको कल करा दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद।